नमस्कार, खबर भारत 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करेंगे नारी शक्ति पर। सबसे पहले आज के दिन पर बात कर लेते हैं। 9 दिन चले हैं और नवरात्रि का आज छठवां दिन। मां कात्यायनी की पूजा आज के दिन हो रही है और उनकी पूजा करने से कह रहे हैं लोग कि जातक के जीवन में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि लक्ष्मी सरस्वती सबको खुश रखने के लिए क्या किया जाए। जी हाँ, नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, यही तो पृष्ठभूमि है हमारे इस कार्यक्रम की। हर रोज हम इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं और बात करें अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े पुरुष वर्ग की। जी हाँ, जो हमने नाम रखा है कि देवी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रभु और होगी प्रभु वाणी। तो उनका परिचय करवाऊं उससे पहले खूबसूरत पंक्तियां आपके साथ शेयर करते हैं जो हमारे इसी संदर्भ में है कि अपनी गृहस्थी को कुछ ऐसे बचा लिया, कभी आंखें दिखा दी, कभी सर झुका लिया। आपसी नाराजगी को कभी लंबा चलने ही नहीं दिया, कभी वो हंस पड़े, कभी मैं मुस्कुरा दिया। रूठ कर बैठे रहने भला घर कब चलते हैं, कभी उन्होंने गुदगुदा दिया, कभी मैंने मना लिया। पीने पर विवाद कभी होने ही नहीं दिया, कभी गरम खा ली और कभी बासी से काम चला लिया। पत्नी हो या पति, महत्व में कोई कम नहीं, कभी खुद डॉन बन गए और कभी उन्हें बॉस बना दिया। आज हमारे साथ पर भारत के इस स्टूडियो में नारी शक्ति पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीए अंशुल अग्रवाल, जो कि भोपाल ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके साथ ही अब बात करती हूँ उनकी अर्धांगिनी की, तो उनकी पत्नी का नाम है अंकिता अग्रवाल। चलिए स्वागत करते हैं। और अंकिता जी जो कि फाइनेंशियल फाइनलिस्ट और सीएस फाइनलिस्ट है, तो हम चर्चा शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में सीए अंशुल अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। मैंने जो अंकिता जी का परिचय उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं? थोड़ी सी कमी थी प्लीज। फाइनेंशियल एनालिस्ट है और हाँ। सीएस फाइनलिस्ट है। सीए फाइनलिस्ट, सीएस फाइनलिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी फाइनलिस्ट है। ओके। तो क्योंकि देखिए सर, आपका प्रोफेशन, आपकी विधा, मुझे लगता है, मुझे लग रहा था डाउट कि कहीं ने कुछ गड़बड़ की है। क्या ऐसी गड़बड़ और बहुत से लोग करते हैं? ये तो देखिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब तक गलती नहीं होगी तब तक ह्यूमन होने का हमें पता ही नहीं चलेगा, अदरवाइज तो हम मशीन बन जाएंगे ना। यही कारण था क्या कि आप सीए बनकर उनको सीएस बना दिया? हाँ, एक्चुअली इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। मेरी वाइफ जो है वो बेसिकली शादी से पहले एमबीए करी हुई हैं और एनसीएफएम करा हुआ था। उनका जो रुचि का विषय है वो शेयर ट्रेडिंग्स वगैरह था। जी। तो शादी के 1 साल के अंदर ही हम लोग माता पिता से ब्लेस हो गए थे। तो अब सवाल ये उठा कि उनके लिए मुश्किल हो रहा था कि कहीं पर जाके जॉब करे। और मेरे पापा जो हैं वो, उनका ये बड़ा स्पष्ट है कि हर व्यक्ति की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। और उनका नहीं, हम सभी लोगों का घर का है कि भाई हर व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब क्या करें? तो फिर म्यूचुअली डिस्कशन से डिसाइड हुआ कि चलिए मैं सीए हूं तो हमसे मिलता जुलता प्रोफेशन है कंपनी सेक्रेटरी का, तो उसको कंपनी सेक्रेटरी करवाते हैं। अब सवाल आई कोचिंग की। तो मैं खुद क्योंकि टीचर हूं और काफी सारे इंस्टीट्यूट में भगवान की कृपा से मुझे बुलाया जाता है एज अ फैकल्टी जी। तो एक इंस्टीट्यूट कई बार मुझे अप्रोच कर रहा था कि आप आइए और हमारे यहाँ क्लासेस लीजिए, पर समहाउ वो नहीं हो पा रहा था। ठीक। तो क्योंकि अब मैंने अपनी वाइफ को कमिटमेंट करा था कि कोचिंग की जिम्मेदारी मेरी रहेगी और उसकी भी ये शर्त थी कि पढ़ाओगे आप ही। और मैं इससे पहले सीएस नहीं पढ़ाता था जी। तो कोचिंग वालों से बात हुई, मैंने बोला कि मैं आपके पढ़ाने आऊँगा, कंडीशन ये है कि मेरी वाइफ जो है वो इसी बैच में बैठेगी और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरी वाइफ है। ओह। और आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे ज़्यादातर एग्जाम्पल जो होते हैं वो वाइफ को लेके होते हैं क्लास में। एक आध उदाहरण दीजिए। कभी कभी मैं क्लास में लेट पहुंचता था। हाँ। तो कोई बच्चा पूछ ही लेता था कि क्यों लेट आए, तो बस इतना सा बोलता था आज घर पे बर्तन बहुत थे। तो एनीवे मैं मोटा हो गया। मैं देखिए आप मेरे फोटोग्राफ में, यू कैन फाइंड मी वेरी स्मार्ट, मैं मोटा हो गया। जी। तो बच्चे पूछ ही लेते हैं कि सर आप फैलते क्यों जा रहे हो, तो मेरा बोलना होता है बेटा ये सूजन है। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं जो मेरे वाइफ पे बेस्ड रहते हैं। एनीवे हाँ। तो होता ये था कि क्लास में वाइफ बैठती थी, बच्चों को पता नहीं था कि मैं जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उन्हीं की वाइफ उनके बीच में मौजूद है। हाँ। उसका नतीजा ये होता था क्रांति जी कि नेक्स्ट डे मुझे ये पता होता कई बार कि कौन से कलर की शर्ट पहन के जानी है जो आप पर अच्छी लगेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट के बीच में होती थी और स्टूडेंट तो तमाम तरह की बातें करते हैं टीचर को लेकर। और कौन सा स्टूडेंट किस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ। तो वो मुझे पहले से पता हो जाता था। एंड तब आया जब मैं अपनी वाइफ को एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने गया। हाँ। तब सारे
सारे बच्चों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने पेपर कैसा दिया, क्योंकि सबको अपने पुराने पाप याद आ रहे थे कि हमने इनसे क्या कहा था। तो दिस वाज अ नाइस स्टोरी, तो मुझे वाह, लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुफिया जासूस कोई छोड़ रखा था और वो ऐसा जासूस था जो उनके लिए भी विश्वसनीय था, वैसे क्योंकि मेरे बहुत सारी बातें तो वो नहीं बताती होंगी ना, आपके स्टूडेंट्स के बीच में होती वैसे होंगी। मेरी वाइफ का जो मैं नाम बोलता हूँ वो जग्गा जासूस ही बोलती है। वाह, देखिए आप। ये तो आपने बहुत ऐसी बात बताई जो मुझे लगता है इससे पहले शायद डिस्कस ना की गई होगी। हाँ, ये वेरी कॉन्फिडेंशियल। आंचल जी, आप में और अंकिता जी में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंसेस तो बहुत सारे ढूंढ लिए थे। हाँ। कॉमन पॉइंट्स पे ज्यादा बात नहीं, हाँ, पर हम दोनों ही बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव है। हम्म। तो द मोस्ट कॉमन थिंग इज बच्चों को लेके सेंसिटिव है, और हम दोनों फूडी हैं। ओके। तो ये हम दोनों में सबसे कॉमन बात है। कि दोनों को ही वैराइटीज में खाना बहुत पसंद वैराइटीज में होगा, ये खाना, भी आउटिंग करना, बाहर खाना, ये हम तस्वीरों ये में भी बहुत देखा है पसंद है। हमने। और हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, हम दोनों में एक बहुत अच्छी आदत है कि हम अपने बच्चों को प्रेशर नहीं बनाते। हम्म। मतलब मेरी जो बेटी है वो काफी इंट्रोवर्टेड टाइप की है। हम्म। तो मेरी उससे एक ही कंप्लेन रहती, तेरी आज तक स्कूल से एक भी कंप्लेन नहीं आई। हाँ, मतलब मतलब कंप्लेन हाँ, आनी मतलब चाहिए थी। हाँ, अब वो मेरी बिटिया जो है वो 7th क्लास में आ गई। हम्म। मार्क्स कितने भी हैं वो तो अलग बात है, हाँ, पर तुम्हारी स्कूल से आज तक कंप्लेन नहीं आई तो मजा क्या आया। एंड बताइए। इस हाँ। मामले में मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करती है, तो दिस इज वेरी कॉमन एंड यूनिक बिटवीन बोथ ऑफ अस। वाह, मतलब आप डिफरेंट पति पत्नी तो है ही, डिफरेंट पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अगर पिता डांट रहा होता है तो माँ सपोर्ट कर रही होती है, या माँ बोलती है कि आपने बिगाड़ रखा है बच्चों को। यहाँ तो दोनों ही एक सा व्यवहार रखते हैं हम बच्चे दोनों के ही साथ। नंबर, मार्क्स के नंबर गेम पे बिलीव नहीं करते। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि मैं खुद टीचिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड हम्म। कि मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना व्यवहारिक ज्ञान है। और आपने दर्शकों को बता देते हैं 40,000 से भी ज्यादा बच्चे जिनको आपने पढ़ाया है, ये एक मतलब लगभग 15 साल का आपका ये जो यात्रा रही। मैं हाँ। जब 15 साल का था हाँ। तब से पढ़ा रहा हूँ। आज मैं ओह। 41 साल का हूँ। ये पत्ता भी खुल गया। इतने लंबे समय मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी को कितने साल हो चुके हैं? हमारी शादीशुदा जिंदगी को 13 साल हो चुके हैं। 13 साल में 36 का आंकड़ा कब कब बना है? हर रोज। मतलब लड़ाई हर रोज होती है? अरे, एक्चुअली क्या है, जैसे अभी मेरी वाइफ जो है वो तबीयत खराब हो गई, उसके 2 दिन पहले शिफ्ट हाँ। हुआ। तो मुझे आज अच्छा लग रहा है, मतलब आज सुबह उसने उठा के थोड़ा बहुत चिल्लाया मुझे, हाँ। थोड़ा सा डांटा, तब मुझे लगा नाउ शी इज फिट। किसी दिन वो नहीं डांटती, या सुबह सुबह एक अच्छी सी भारी भरकम सी आवाज मेरे पास नहीं आती, तो मैं समझता हूँ आज इसकी तबीयत खराब है। क्या तो बात है। आई स्टार्ट माई डे कि जब वो थोड़ा सा डांटना शुरू करती है, तब तो मुझे लाइफ में मजा आता है कि चलो नाउ शी इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन एट होम टुडे। प्रेम विवाह था या संयुक्त? हालांकि ये ये बिल्कुल सवाल सही उत्तर है, बिल्कुल संयुक्त है। 100% सही उत्तर है। मतलब बिना देखे पहले से, बिना जानने पहले से, बिना एक दूसरे की अच्छी बातों को या कमियों को बिना जाने, 7 फेरों के बाद सीधे जब आप एक दूसरे के साथ बंधे और ये सफर जब तय किया, तब धीरे धीरे हर एक दिन एक नई नई चीजें शायद समझ में आती होंगी एक दूसरे के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक रोचक एक्चुअली लाइफ हो जाती है ना। एक्चुअली क्या है कि हम लोग की 100% अरेंज मैरिज थी। हाँ। मतलब इसको अगर दूसरे लोगों की भाषा में बोलूं तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। हम लोगों को सोसाइटी यानी कि लव मैरिज का टाइम नहीं मिला, ये लव मैरिज नहीं हो पाई, कोई तैयार नहीं थी इनफैक्ट। तो इस कारण एज यू कैन से शी इज फ्रॉम शिवपुरी, मेरी वाइफ शिवपुरी की है, मैं भोपाल का हूँ। पहले से हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा मिले भी नहीं, और नॉर्मली क्योंकि डिस्टेंस था शहर में, तो पहले से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो भी नहीं पाया था। और मेरे प्रोफेशन के कारण बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन पे बातें करते रहना वो भी उतना संभव नहीं हो पाता था उस समय। तो एक दूसरे को जानने का मौका जो मिला वो शादी के बाद ही मिला, और हर रोज़ एक दूसरे के बारे में नए नए चीज़ें जानते रहते हैं। आज भी 13 साल हो गए, पर ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना बाकी है। शायद वो तो मुझे जान चुकी है, पर मुझे बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानना अभी भी है। आपने ये जो अभी बात कही कि जानना अभी बाकी है और बहुत सारी चीजें वो आपके बारे में जान चुकी हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जब आपको लगता है कि वो आपको ज्यादा सरप्राइज देती हैं, आप उनको सरप्राइज जब देते हैं तो वो बोलती है ये तो मुझे पता था? ये आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, और मुझे मालूम लगता है प्रिया जी हाँ। कि क्योंकि फीमेल्स के पास हमेशा एक सेंस ज़्यादा होता है हम्म। लोगों को पहचानने का। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर, ये मेरे घर का केस नहीं है, मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर हम्म। मेल शायद
फीमेल्स को उतने सरप्राइजेस नहीं दे सकते क्योंकि उनको मालूम रहता है कि भाई इनकी थॉट प्रोसेस क्या है। बट हाँ, क्योंकि हम लोगों के पास एक सेंस है मेल्स के पास कि लोगों को उतना पहचाने, तो फीमेल्स कई बार सरप्राइजेस जो होती है वो दे ही देती है। और रोज का सरप्राइज तो खाने की डिश के फॉर्म में मिलता है कि फोन पे पहले पूछा जाता है कि आज क्या बनाना है, हाँ। और जब घर पहुंचो तो वो डिश डेफिनेटली नहीं होती। तो ये इंटरेस्टिंग था। रोज का एक सरप्राइज तो मिलना ही है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा एक गंभीर सवाल आपसे जी, रखती हूँ। प्लीज। हम स्त्री शक्ति पर बात कर रहे हैं। हम अलग अलग तरह के मोड आते हैं, अलग अलग तरह का समय होता है, हर दिन एक सा नहीं होता। हंसते खेलते गुजरती जो लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं पड़ाव आते हैं, और वो पड़ाव कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बदलाव वाले होते हैं, कभी कठिनाइयों वाले होते हैं, कभी चुनौतियों वाले होते हैं। चैलेंजिंग क्या रहा इतने 13 साल के वैवाहिक जीवन में? देखिए, इसमें मतलब मैं अपनी आज जहाँ पे मैं छोटा मोटा पहुँचा हूँ उसमें मैं यही मानूंगा कि मेरा वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा। चैलेंजिंग, भगवान की कृपा से हमारी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सब सिस्टम जो था उसका वो हर मोमेंट पे मेरे साथ रहा। मैं आपको राइट फ्रॉम बिगनिंग बताता हूँ। हमारे सी एसोसिएशन के इलेक्शंस थे। किसी सीनियर का मेरे पास फ़ोन आया कि आपको इलेक्शन में खड़े होना है। मैं खुद तो इलेक्शन पर्सनालिटी था नहीं, तो पर वो टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, फैमिली का टाइम बहुत ऑफ हो जाएगा, और कम से कम 6-7 साल आपको उसमें डिवोट करना पड़ेंगे। तो मैंने बोला नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वाइफ को मुझे टाइम देना रहता है, मेरी प्रैक्टिस भी है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। फिर मेरी वाइफ ने सब सुना एंड शी सपोर्टेड मी एंड शी सेड तुम जाओ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तुम्हारे पीछे। वाह। तो मैं चैलेंजेस तो नहीं बोलूंगा, शक्ति जरूर बोलूंगा कि जो आपने नारी शक्ति वर्ड यूज करा, तो शी वाज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड शी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम ऑल्सो। ना सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती हैं, बल्कि मैं आपको एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूं। मेरे मोहल्ले में ये है ना, जैसे एक किटी पे जाती है महिलाएं, वैसे है ना ये अपनी कार में वो 4-5 महिलाओं को जब भी किराना लेके जाना होता है, हाँ। तो वो 4-5 महिलाओं को साथ में लेके जो है वो किराना खरीदने जाते हैं और फिर वो लेके आते हैं। तो वो सिर्फ घर की नहीं, पूरी कॉलोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल कर रही है। अंकिता। अंकिता। तो चैलेंजिंग तो टचवुड मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं रहा। तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स मेरे साथ नहीं जुड़े हुए। बिल्कुल, मतलब सफलता की उस राह में आपका जितना भी सफर रहा है उसमें माइलस्टोन के तौर पर अंकित हैं अंकिता। 101%। 101%, बिल्कुल। बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है, बिल्कुल 2 बच्चों की मम्मा। जी। और ये कहा जाता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो 2 बच्चे तो आपके हैं ही, तीसरे आप पहले से ही थे। ऐसा बोला जाता है कि पति भी एक बच्चा एक और इसमें ऐड ऑन करूंगा। हाँ प्लीज। बाकी ये बोला जाता है कि वो 2 बच्चे तो बड़े हो गए, आप नहीं। ये उनकी तरफ से बोलने को मिलता है। बिल्कुल। किस चीज में आपको ज्यादा डांट पिटती है? मुझे शेल्फ अरेंजमेंट को लेके सबसे ज्यादा डांट पिटती है। मतलब लड़के होते हैं ना अव्यवस्थित। अब ये तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, उसकी चॉइस के हिसाब से अगर मैंने कपड़े नहीं पहने या उसकी चॉइस के हिसाब से कपड़े मैंने फोल्ड करके नहीं रखे, तो शुरुआत वहीं से होती है। और इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा जानबूझ के कसर छोड़ देता हूँ। वाओ। मतलब कभी कभी रूठने मनाने का मौका हमें जानबूझकर भी देना चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ चीजों को मजा आता है। अव्यवस्थित जानबूझ के ही कर देना चाहिए। मजा आता है। मतलब अगर गीला टॉवेल जो है वो आपने बेड पे नहीं करा तो सुबह सुबह सत्य वचन सुनने को नहीं मिलते। तो आई एंजॉय कि मैं उसको ड्रॉप करूं और हाँ। थोड़ा सा कुछ है ताकि एक एनर्जी जो जिसको बोलते हैं ना, एनर्जी लेवल, हम्म। एंथुसियाज्म, वो हाँ। सुबह सुबह आ जाता है। रिश्तों को मजबूत कौन सी चीज बनाती है? देखिए, मैं शायद इतना परिपक्व नहीं हूँ कि मैं ये बता पाऊँ कि रिश्तों को मजबूत कौन सी लेकिन चीज़ शायद अनुभव से बता पाएंगे अपनी अनुभव- वैवाहिक जीवन के। अनुभव से मैं ये बोलूंगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो दोनों में होती है, मतलब कोल्ड वॉर शुड नॉट बी देयर, मेरा ये बोलना है। अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली हर हस्बैंड वाइफ को म्यूचुअली डेवलप करनी होती है, और वो कोई इम्पोर्ट नहीं कर सकता इसी थर्ड व्यक्ति से। समझाने के लिए दुनिया बैठी हुई है। दुनिया में सबसे आसान जो चीज़ होती है वो होती है किसी को एडवाइस देना और किसी को क्रिटिसाइज करना, ये मैं मानता हूँ। बट जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ना किसी के समझाने से आ सकती है और ना ही वो किताबों पढ़ने से आ सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। मतलब अगर आप जो कपल्स मैंने देखे हैं वो भाई अगर कोल्ड वॉर की तरह बैठ गए कि साहब हम इनसे बात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। मैं तो बोलता हूँ लड़ाई करो, दिन भर में बढ़िया मस्त लड़ाई करो, रात में सारे जितने भी जिसको जो बोलना है वो बोल बाल के एक फ्रेश डे की शुरुआत करो। सो दीज थिंग्स
खत्म कर देती चीज़ों को। इनफैक्ट मुझे तो याद भी नहीं रहता कि लास्ट डे हमारी जो लड़ाई थी वो किस बात पे हुई थी। तो अगर आप मुझसे इंसिडेंट्स पूछेंगे तो याद ही नहीं रहता, क्योंकि रोज एक नया इंसिडेंस होता है मेरे साथ। तो ओ ये मेरे को लगता है कि ये हमारे रिश्ते के लिए एक बहुत खूबसूरत टर्म रहता है कि बिल्कुल। हम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, जिसको मैं सीए की लैंग्वेज में बात करता हूँ हाँ। कि एक दिन के लॉस को हम सेकेंड डे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम उसको वहीं ये पे आप सेट ऑफ अपने करके। प्रोफेशन से समझा देते हैं रिश्तों को। हाँ बिल्कुल, तो हम क्या करें कि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, वहीं पे सेट ऑफ करते हैं और नेक्स्ट डे हम एक नई इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम नई ऊर्जा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं सीए साहब से बात कर रही हूँ। इन्होंने रिश्तों में भी कैलकुलेशन किस तरह से करना चाहिए ये बता दिया। कहाँ लाभ है, कहाँ हानि, और हानि ज्यादा है अगर ईगो बीच में आया, ईगो से याद आया, अहम और वहम रिश्तों को कमजोर ही बनाते हैं। तो कहाँ अहम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और वहम की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। इस बात में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि आपने सब अपने बात में कंप्लीट कर दिया। आई सेकंड यू, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आज के समय में सबसे ज्यादा समस्या जो रिश्तों को लेकर आ रही है वो अहम की वजह से ही आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अब फीमेल जो है वो वर्किंग हो चुकी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी फीमेल की हम बात करें, ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलकर अपना आसमान तलाशना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाए रखना चाहती हैं। शादी से पहले सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो स्वाभाविक है, माता पिता का घर। शादी के बाद वो सपोर्ट तभी मिल पाता है जब पति का सहयोग मिलता है। इस सहयोग के लिए मैं चाहूंगी कि एक तो मैसेज होना चाहिए बहुत सुंदर सा आपके द्वारा दिया गया, क्योंकि आपने शादी के बाद ही उनको उनका आसमान दिया था जिस पर वो आज भी उड़ रही हैं। देखिए, इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हर घर में, मतलब मैं शायद इसको थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूँ। हर घर में बर्तन होते हैं, टकराते ही हैं। कहीं कहीं मैं तो पूरी जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ, कहीं कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बातें होती ही होती है। तो आपको बीइंग हस्बैंड एक आप बेसिकली एक बैलेंसिंग फिगर होते हैं जो हस्बैंड होते हैं। आपको अपनी बाकी फैमिली के बीच में, वाइफ के बीच में सामंजस्य स्थापित करने वाला आप धुरी होते हैं। वाइफ को नॉर्मली धुरी बोला जाता है, पर मैं बोलूँगा यहाँ पर हस्बैंड धुरी होता है, जिसको दोनों के बीच में सामंजस्य स्टैब्लिश करना है। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि मेरी माँ ही सही थी, हमेशा मेरी ये नहीं बोल सकते मेरी बहन सही थी, या आप ये भी नहीं बोल सकते कि मेरी वाइफ बीवी ही सही थी। सो आपको यहाँ पर सही को सही और गलत गलत करके और उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है कि जिसको अभी तक हम ये बोलते हैं कि सिर्फ बहू को या वाइफ को ही घर की धुरी माना जाता है, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो हस्बैंड जो है वो घर की धुरी होता है, जो एक सामंजस्य स्टैब्लिश करके रखता है, क्योंकि ही इज द पर्सन जहाँ जो कनेक्टिंग पर्सन है, वाइफ से भी कनेक्टिंग पर्सन है और अपनी फैमिली से भी कनेक्टिंग पर्सन है। और एक महिला जो है वो आपके घर में आई है, वो सिर्फ आपके भरोसे आई है, उसको आपके ऊपर भरोसा करके आई है। तो आप उसको ऐसा नहीं छोड़ सकते कि नहीं मेरी बीवी ही सही, मेरी माँ ही सही है या मेरी बहन ही सही है, एंड आपने जो करा वो गलत करा। तो आपको वहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन बना के रखनी पड़ती है। और बिलीव मी, कुछ टाइम के बाद चीज़ें अपने आप इतनी नॉर्मल हो जाती हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बैलेंसिंग, संतुलन बेहद जरूरी है रिश्तों में। संतुलन। अगला सवाल मैं इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ रखूंगी। बहुत गहरी हैं ये पंक्तियां, और शायद हर पति को, हर पुरुष को ये सुनना ही पड़ता है कि पत्नी को सम्मान देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वो एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। कितना ज़रूरी है एक महिला को अपने बेटे के अंदर ही वो संस्कार डालना, ताकि जब वो किसी का पति बने या जब वो उस पोजीशन में पहुंचे जहां वो सहयोगी अच्छा बन सके फीमेल पर्सन के लिए, जहां वो अच्छा बॉस भी बन सके, जहां अच्छा पति बन सके और अच्छा दोस्त भी बन सके। मैंने अभी वो जो बोला, मैं उसी बात को रिपीट करूंगा। अल्टीमेटली आपने जो बोला वो भी बैलेंसिंग की ही बात है। सारी चीजें हमें बैलेंस ही करके रखना चाहिए। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि जहाँ तक मेरी माता जी की बात है या मेरे सिस्टर्स की बात है, तो मैं 2 भाइयों में इकलौता भाई हूँ। तो आई नो वेरी वेल कि मैं भी काफ़ी पैम्पर्ड रहा हूँ। पैम्पर्ड रहने के बाद भी मेरी मम्मा ने, पापा ने मुझे जब मेरी शादी हो रही थी तो उन्होंने ये बहुत क्लियरली बताया था कि बेटा जितना इम्पोर्टेंट तू हमारे लिए था, अब वो पास्ट टेंस हो गया, अब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हमारे लिए रहेगी। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जब 1 साल हो गया शादी को, तो मेरे फादर जो थे उनकी तो ये इच्छा थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, पर क्योंकि उतनी मेहनत शायद नहीं हो पाती, तो हमने एक बीच का रास्ता, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थी तो सीएस की तरफ मूव हुए। तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप किसी घर की बेटी लेके आ रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा असेट लेके आ रहे हैं आप, वो आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है इन द लैंग्वेज ऑफ माई बैलेंस शीट।
और उस असेट को डेकोर करना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वाह। दिस व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। माहौल बहुत अजीब सा चल रहा है इन दिनों। बिल्कुल वही इशारा है मेरा कि क्राइम और बेटियों को, कि आप भी एक बेटी के पिता हैं, आप बेटे भी हैं, पति भी हैं और पिता भी हैं। अब चुनौती आपकी बढ़ती चली जा रही है, तो एक इनसिक्योरिटी भी होती है कि मेरी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। तो बेटी के लिए भी वही सीख, क्योंकि वो जब बाहर निकले तो शायद वो एक परिपक्व महिला कह सकते हैं, जब वो बड़ी होगी, एक अपनी दुनिया जब बना लेगी, तो वो उस सुरक्षित घेरे में रहे। उसके लिए आप क्या उसको सीख देते होंगे, सलाह भी देते होंगे, सुझाव देते होंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि कोई जो व्यक्ति है, कोई पुरुष जो होता है, वो मानसिक तौर पे इतना बीमार कैसे हो सकता है। कि बड़े तो छोटे 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 बच्चे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जो खुद पिता होते हैं वो कैसे देख लेते हैं, हम तो सोचते समय ही हमें नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से ये लोग सोच पा रहे हैं इतना। जहाँ तक मेरी डॉटर की बात है, तो मैंने जो आपको पहले बताया कि मैं चाहता हूँ कि वो इतनी सेल्फ डिपेंडेंट बने कि उसको किसी पुरुष की ज़रूरत ना हो कि भाई तू मेरी रक्षा कर। सही। मैं तो बोल रहा हूँ उसको अपने भाई की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तू अपना सेल्फ डिफेंस के लिए मेरे साथ दे। तो दैट्स व्हाट आई सेड कि अल्टीमेटली मेरा ये मोटिव नहीं था कि भाई स्कूल से कंप्लेन आनी चाहिए मतलब तुम किसी का सर फोड़ के आ जाओ। तो उसको पे इनकलकेट चीज़ करा रहे हैं कि बेटा अपने अपने जो झमेले हैं, अपने जो युद्ध हैं, वो तुम खुद लड़ना सीखो। कल को पहले शुरुआत में उसकी आदत थी कि भाई बाहर से कहीं पे लड़ाई हो जाती थी तो हमारे पास आती थी कि मम्मी मेरी इससे लड़ाई हो गई। बट नाउ धीरे धीरे हम उसको ये चीज़ सीख दे रहे हैं कि भाई अपनी लड़ाई सुलटाना सीखो, अपनी लड़ाई जो है बाहर निपटाना सीखो, और इतने केपेबल बनो कि भाई कोई तुम्हें दुनिया का पर्सन जो है वो टीज ना कर सके, तुम्हें कोई दुनिया का पर्सन जो है वो हार्म ना कर सके। सो शुड बी दैट मच, जिसको हम वो बोलते हैं कि नारी शक्ति एग्जैक्टली तुम्हारे अंदर वो चीज़ आनी चाहिए। अगर तुम दुर्गा जी, अगर तुम लक्ष्मी का अवतार बन रहे हो, अगर तुम सरस्वती का अवतार बन रहे हो, तो तुम काली और दुर्गा का अवतार भी साइमल्टेनियसली बनो। बिल्कुल ये सही। सीख हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये गलत नहीं है, अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, गलत के लिए खड़े हो जाना, चाहे वो गलत किसी और के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, आवाज उठानी जरूरी है। 100% आवाज। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपके पास समय हो तो। प्लीज। कि माहौल इतना खराब हो चुका है कि अभी इस समय सबसे ज्यादा बारिश हुई है भोपाल में। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, मेरे घर के पास का है जी। मैं टर्न लेके अपने घर की गली में मुड़ा ही था हाँ। कि इनफैक्ट लाइट चली गई। वहां पे मैंने देखा कि एक बच्ची जो थी, करीब कॉलेज को वाली बच्ची होगी, हाँ। वो जा रही थी। हाँ। और इट वाज रेनिंग। हाँ। और लाइट कट ऑफ हो गई थी। हाँ। पीछे दो बुली टाइप के लड़के थे जो मुझे लगा कि उस बच्ची को हार्म कर सकते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको बोलूं कि बेटा तू गाड़ी में बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है कि एक वो मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेगी। बिल्कुल। भाई मैं भी तो स्ट्रेंजर हूँ, मतलब मैं अगर किसी को बेटा बोल के भी बात कर रहा हूँ, हाँ। तो भी माहौल इतना खराब हो चुका है कि देयर इज नो वन की हु कैन ट्रस्ट मी। तो व्हाट आई कैन डिड, मैंने गाड़ी जो थी वो पीछे लगा दी, हेडलाइट ऑन रखी जी। जब तक वो गाड़ी धीरे धीरे मैं चलाता, जब तक वो सफिशिएंट रोशनी में नहीं पहुंच सफिशिएंट गई। स्पेस पे नहीं पहुंच गई। एंड इनफैक्ट शायद वो उसमें भी गलती सोच रही होगी कि भाई पहले दो लोग थे, अभी थर्ड कोई कार वाला भी मेरा पीछा कर रहा है। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस एंड दिस इज द एक्चुअल रियलिटी जो आज की डेट में है। और भोपाल में तो हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये चीज सुनने में आ रही है। सो डेफिनेटली बहुत इनसिक्योरिटी आ चुकी है। आपने बहुत अच्छी एक बात अपने इस अनुभव से बता दी कि ज़रूरी नहीं है कि मदद सीधी ही की जाए, भले ही उस मदद करने के लिए आपको थोड़ा सा संशय की स्थिति में भी जाना पड़ जाए तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि नीयत आपकी सही थी। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। वो बच्ची मेरी भी हो सकती है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है शायद इस वक्त ऐसे मैसेजेस का जाना, चाहे मीडिया के माध्यम से जाए, चाहे हम जो किटी पार्टीज होती हैं, शायद एक सेशन उसमें भी होना चाहिए। अगर इस वक्त कार्यक्रम को वो लोग देख रही हैं, वो महिलाएं खास तौर से जो किटी पार्टी करती हैं, तो मुझे लगता है एक छोटा सा सेशन इस तरह का भी होना चाहिए जिसमें किस तरह से सुरक्षा के तरीकों को अपनाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर में भी जो आपने अभी शेयर की, शायद इस तरह जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लगातार लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, वो अगर इस तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो एक मैसेज, बोलते हैं ना, 4 लोगों की मदद करो और उनसे बोलना कि वो आगे 4 की मदद करें, तो इस तरह शायद बदलाव सामने आने लग जाएगा।
स्त्री शक्ति और शक्ति के रूप में आप कितने लकी हैं, बेटी भी है, पत्नी भी है और माँ की हम सिस्टर्स भी हैं, तो आप चारों तरफ से स्त्री शक्तियों से घिरे हुए हैं। क्या ऐसा होता है कि ये जो शक्तियां हैं ये आपस में टकराती होंगी और आप सेंटर पॉइंट बन जाते होंगे, क्योंकि आपने कहा था कि पुरुष भी धुरी होता है। बिल्कुल होता है। और ये इंसिडेंस ऐसा है कि जिसको मैं है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको कोई एग्जांपल नहीं दे सकता, क्योंकि ये अगर ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग मेरे घर में सभी देखेंगे, तो कौन इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है ये मैं नहीं बता सकता आपको। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं अपने कार्यक्रम के, क्या कहना चाहेंगे खासतौर से पुरुष वर्ग के अपने उस वर्ग को, खासतौर से उन लोगों को जिनकी वाइफ वर्किंग है, या फिर ये कहना चाहेंगे कि भाई होम मेकर भी कम नहीं, आखिर काम तो वो भी कर रही है, बस ये है कि उस काम के बदले उनको सैलरी नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। आपने एक तो बहुत ही अच्छा वर्ड यूज करा, होम मेकर। मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि मैं किसी भी होम मेकर के लिए हाउस वाइफ वर्ड यूज करूं, क्योंकि आप जो भी महिला हैं जो घर पे काम कर रही हैं, वो बिल्कुल 100% शायद वो हमसे ज़्यादा काम कर रही हैं, बट उसके बदले में उनको सैलरी नहीं मिल रही और उनका संडे की छुट्टी भी नहीं है। बिल्कुल। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं सभी जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनको आप ना तो अपने एक कैटेगरी ऊपर रखिए, ना ही एक कैटेगरी नीचे रखिए। आप बैलेंस करके रखिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि जितना काम आप कर रहे हैं उतना ही इक्विलिब्रियम लेवल पे वो भी आपके साथ कल से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। तभी बेसिकली हम एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो मैटर सिंपैथी तक रह जाता है। तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट ही हर प्रोफेशन का, हर रिश्ते का एक सामंजस्य होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो बनती हैं वो सब म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बनती हैं। So just respect each other. That is what I want to convey. क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, क्योंकि बातचीत इतनी अच्छी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों में कई बार हंसते हंसते भी मैसेज दे दिए जाते हैं, सलाह दे दी जाती है। ज़रूरी नहीं उसके लिए हमें किसी गंभीर मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़े। वाकई आपने जो बात कही, मुझे वो लाइन याद आ गई जो मुझे बहुत सालों पहले किसी ने कही थी कि दया के लायक बनने की ज़रूरत नहीं है, कि बेचारी, ये सुनने की जरूरत नहीं है। तो दया नहीं, दर्प के लायक बनो। दर्प का मतलब होता है स्वाभिमान, अभिमान, घमंड। तो जाने से आपको धन्यवाद करना चाहिए, खबर भारत परिवार आपको धन्यवाद करता है, आपने समय दिया हमें। और जाने से पहले कुमार अंबुज जी की वो पंक्तियां जो कह रही हैं कि जब ढह रही हो आस्थाएं, जब भटक रहे हो रास्ते, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास। और इसी के साथ नारी शक्ति में फिलहाल इतना ही, फिर जय माता दी।